वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद है ख्वाजा नवीद साहब। सर, टीवी में आने का कब सोचा? अच्छा, ये भी पता है बड़ा मजे का है। हुआ क्या कि वो ताहिर खान मेरे दोस्त हैं जी, तो कहने लगे कि चैनल जब उन्होंने स्टार्ट किया तो मुझे कहने लगे कि यार कोई प्रोग्राम करो लॉ रिलेटेड ना मेरे लिए। तो खैर हम बैठ गए डिस्कस करने की क्या करें, तो समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा सर अब ये भी अच्छा नहीं लगता कि अब मैं दो वकीलों को बिठा के पूछ रहा हूँ कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है, ये सेल एग्रीमेंट क्या होता है। मैं कहा मैं सीनियर मैन, somebody should ask me। तो इस तरह बातें करते रहे। खैर हम कुछ मज़ा नहीं आया, डिसाइड नहीं कर सके। तो मैंने कहा अच्छा आजकल प्राइवेटाइजेशन का ज़माना है तो अपनी अदालत खोल लेते हैं। तो बड़े ज़ोर से क्या लगा और ताहिर खान से कहा कि उसका नाम भी रख देते हैं ख्वाजा नवीद की अदालत। आप यकीन करें कि बस इसी से प्रोग्राम हमारा बन गया। अगले दिन मैं ऑफिस में बैठा था तो वो मेरे जूनियर ने कहा कि सर 3-4 बच्चे आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। वो 2-3 लड़कियां थीं, लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह लिए हुए। कहने लगे जी ताहिर साहब ने भेजा है कि ख्वाजा साहब के साथ जाके मीटिंग करो। खैर बैठ गए, यंग बच्चे थे, ब्रेन स्टॉर्मिंग की। तो मैंने अपने मुंशी को कहा कि भाई इनको 8-10 फाइलें दो बच्चों को जाके कि ये पढ़ें, फिर इसमें कोई स्क्रिप्ट वगैरह तैयार करें। वो बच्चे ले गए, वो तो ऐसे एंथुसियास्टिक थे, 2 दिन बाद आ गए। फिर हमने पहला केस इख्तियार किया, हमारे दफ्तर में ही था, एक लड़की थी वो आगा खान हॉस्पिटल में थी, वो लेडी डॉक्टर थी। तो हमने उसके केस का थोड़ा नाम बदल के कैरेक्टर्स उसका टीचर कर दिया। और उसका मेन वो था कि वो चाहती थी कि मैं सेपरेट घर में रहूं, ससुराल में नहीं रहना। तो उसके बाद हमने उस केस को जो परफॉर्म किया तो इतना अच्छा बना वो कि बस फिर हम लाइन पे आ गए और बनते ही चले गए। और फिर तो एक से एक अच्छा हो गया केस ना। हमने वो एक लॉ ऑफ टॉट्स के ऊपर किया कि एक बंदा जो था वो उसका हर साल बच्चा पैदा होता था, तो वो अपना मोहल्ले में शामियाना लगा के तो सारे लोगों के दरवाजे बंद कर दे। तो उधर लालू खेत की तरफ तो एक आदमी के पास कोई मेहरान सुजुकी क्या थी पता नहीं, वो अपने घर में पार्क करता था। अब उसके दरवाजे के आगे टेंट लगा हुआ है, तो उसने अंदर जो है पार्क नहीं कर सका अपनी गाड़ी, तो उसने पिछली गली में गाड़ी पार्क की, तो वो गाड़ी रात को चोरी हो गई। अब वो आ गया हमारे पास कि जी मुझे कॉम्पनसेशन दिलाएं। खैर मैंने सारा वाकया सुना, मुझे मज़ा भी बहुत आया। तो मैंने उस बंदे को कहा, मैं कहा देखो ये इसमें तुम्हारा कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है। ये हमारी एक बड़ी टेक्निकल टर्म होती है कि जो आदमी कॉम्पनसेशन क्लेम कर रहा होता है उसका अपना भी नेग्लिजेंस हो। जैसे रोड क्रॉस करनी है तो आप अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस नहीं कर रहे और ऐसे कर रहे हैं और आपको अगर कोई गाड़ी लग जाती है तो सारा कसूर गाड़ी वाले का नहीं है, आपका भी कसूर है। तो उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम्हारा कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है, तुमने लालू खेत में पिछली गली में गाड़ी खड़ी की थी, तो तुम्हें रात को गाड़ी के अंदर सोना चाहिए था। चूंकि तुम गाड़ी में नहीं सोए हो इसलिए तुमको कम मिलेगा कॉम्पेंसेशन। तो मैंने उसको शायद 90,000 या कितना दिया। तो इस तरह के बड़े दिलचस्प वाक़े आ जाते हैं। कभी कोई फैन आया सर आपके पास? जी वो तो मैं जब यहाँ से इस्लामाबाद बहुत ट्रैवल करता हूँ और सुप्रीम कोर्ट के केसेस होते हैं तो वो जहाज में जो लोग होते हैं वो सारे ही तकरीबन ना आ जाते हैं मिलने के लिए। और कुछ लोग ऑटोग्राफ्स भी लेते हैं, करते हैं, कोई गप्पे मारते हैं और उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जो साथ बैठे होते हैं वो डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। सर कभी ऐसा हुआ कि अपने फैन ने, आपके फैन जो हैं उन्होंने उस शो को रियल समझा हो? जो स्टोरीज हैं 90% लोग रियल समझते हैं। 90%। और कभी कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि आप तो फेक हैं और आप इस तरह की बातें करते हैं, सब ड्रामा बनाते हैं? नहीं, वो तो मैं खुद ही लोगों को बताता हूँ ना कि भाई दिस इज बेसिकली एन एजुकेशनल प्रोग्राम। आप देखिए हमारे SM लॉ कॉलेज में भी ये 19 समझ लें 72-71 तक बाकायदा से क्लासेस में मतलब ये मॉक ट्रायल्स होते थे और उसमें एक लड़के को जज बनाते थे, एक लड़का वकील सफाई बनता था, एक लड़का जो है वो वकील बनता था, दूसरे का इस्तगासा का, 2 स्टूडेंट्स जो थे वो कोई मुद्दई बनता था, कोई मुद्दा अलय बनता था, यानी प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। और वो बाकायदा केस होता था, फिर वो जज से सुनते थे कि जजमेंट क्या है। टीचर पीछे इस क्लास में बैठा होता था और वो अपने तौर पे देखता था कि वो फैसला सही हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसको कहते थे मॉक ट्रायल्स। तो ये पूरी दुनिया की लॉ यूनिवर्सिटीज़ में और सब जगह होता है। फिर यहाँ जैसे जैसे हर चीज़ में वो डिक्लेरेशन आ रही है ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बाय द टाइम व्हेन आई केम इन लॉ कॉलेज इन 1971
तो उस वक्त तकरीबन ये ख़त्म हो गया था, शायद उससे 1 आध साल पहले होता था, हमारे होते हुए नहीं हुआ मॉक ट्रायल, और फिर आज तक मेरे ख्याल में नहीं होता। तो अब तो खैर वहाँ बड़ा अच्छा प्रिंसिपल है, बैरिस्टर हाशमी इज़ ए वेरी गुड मैन, मगर उसके बस का नहीं होगा स्टार्ट करना, अदरवाइज ही कुड हैव स्टार्टेड। वो बंदा बड़ा मेहनती है। तो ऐसा फील हुआ कि जब पड़ोसी मुल्क ने आपकी तरह का सेम प्रोग्राम स्टार्ट किया तो आपको लोगों ने, भाई हर बंदे ने फोन कर करके बताया। पता है मजे की बात है कि उसके टाइमिंग्स ऐसे थे कि वो मेरे ऑफिस टाइमिंग्स हैं, तो जाहिर है मैं नहीं देख सकता था, तो लोग मुझे फोन करते थे, कहते थे ख्वाजा वो तेरी नकल कर रही है, वो देखो लगाओ जल्दी लगाओ। मैंने कोशिश की क्या, नहीं मैं क्या कह सकता हूँ वो तो, लेकिन बात यह है कि उसका जो था ना, वो भी उनकी कोई एडिशनल आईजी थी प्रिजन की या जेल की, रिटायर्ड, और उसने अपने तौर पे चलाया, लेकिन वो बड़ा रूखा प्रोग्राम था। हमारे प्रोग्राम में तो हर 1 मिनट के बाद कोई ना कोई लतीफ़ा हो जाता है। तो कोई मैं शेर पढ़ देता हूँ, कोई कुछ होता है। फिर उसके बाद मैं जब सीनियर हो गया प्रोग्राम करने में, तो आई स्टार्टेड गिविंग पब्लिक सर्विस मैसेजेस के रोक के प्रोग्राम। तो मैं कहता था कि भाई ये जैसे लड़कियों को बताना मैंने कि कॉलम नंबर 18 होता है निकाहनामे में कि आया लड़की को तलाक का हक तफवीज़ किया गया है, तो ये मौलवी लड़की से पूछे बगैर ही शू करके लाइन मार देते हैं। अरे भाई आप लड़की से पूछो। अच्छा, घर वाले भी कहते हैं कि अरे नहीं नहीं ये तो शादी के टाइम के ऊपर ये तलाक की बात करना जो है ये अच्छा शगुन नहीं है। भाई इसमें शगुन की क्या बात है, एक कॉलम बना हुआ है उसको भरना है, हाँ या ना में भरो। तो आप उसमें लड़कियों को मैंने सबको कहा है कि उसमें तलाक का हक तफवीज़ कराया करें, यानी पावर्स, मतलब अंग्रेजी में मैं समझा दूँ, ये उर्दू मुश्किल है। इसमें यह है कि वेदर द राइट ऑफ डिवोर्स हैज़ बीन डेलीगेटेड टू यू और नॉट, तो उसमें लिखना होता है कि यस, ताकि आपको डेलीगेट किया है। और तफवीज़ उर्दू में कहते हैं कि आपको हक दिया गया, क्योंकि इस्लाम ने जब दिया है तो आप लें वो हक जो है, जो अल्लाह ताला ने दिया है। अच्छा, आप यकीन करें कि इतना मैंने उसमें एजुकेट किया है। अच्छा, एक आपको सुनाऊंगा, आप मुझसे पूछी थी कोई केस, उसमें भी यार मैं रो पड़ा था। क्या हुआ, एक औरत आई, उसने कहा उसकी 9-10 साल की बच्ची थी, तो उसने दूसरी शादी कर ली इस चक्कर में कि चलो बच्ची की परवरिश हो जाएगी। वो जिस आदमी से शादी की वो कुछ सैडिस्ट था, सैडिस्ट यानी जो क्या कहते हैं उसको उर्दू में, अजियत पसंद शख्स था। तो वो क्या करता था कि शाम को उसने आ जाना, खाना वाना खा लेना, फिर वो दोनों माँ बेटियों को दीवार के साथ खड़ा कर देता था, और जैसे नहीं कोई मुजरम पुलिस सवाल जवाब करने, हाँ, वो पूछना, फिर कोई ज़रा सी बात में कॉन्ट्राडिक्शन या गलत आ जानी तो वो ठुड्डे मारता था। तो वो मुझे औरत ने कहा कि सर हम दुआ करते थे कि या अल्लाह सुबह जल्दी हो जाए। अरे यार, मैंने उसकी बात सुनी, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डायरेक्ट टीवी पे ही कहा, मैंने कहा कि आईजी साहब, डीआईजी साहब, जो भी सुन रहे हैं, एसएसपी, मैं उनके लिए एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर कोई भी औरत रात को 15 पे फ़ोन करे, उसका मियाँ इस तरह से उसको मार रहा हो, आप फौरी तौर पे मोबाइल भेजें। और ये मैंने इतनी दफ़ा कहा फिर कि माशाल्लाह अभी जो है ये कोई मेरे ख्याल में निकल भी आई है सर्विस इस टाइप की, और कानून में भी आ गया है। तो ये सबसे पहले मैंने इस वाक़े के बाद स्टार्ट किया। मैंने खुद को उस पोजीशन में लेके आया कि अगर मेरे साथ ये हो रहा हो तो मतलब मैं औरत हूँ और इस तरह से कोई शौहर ठुड्डे मार रहा हो सारी रात, तो क्या करूँ मैं। तो बिल्कुल 15 पे फोन करके 20 बुलाए, ये सिर्फ डाकुओं के लिए नहीं है, ये जो इस तरह के डाकू हस्बैंड है उनके लिए भी है। जहाँ जुल्म हो रहा हो वहाँ होना चाहिए। बाप भी होते हैं, भाई भी होते हैं, बिल्कुल, भाई मार रहे हो इस तरह से हो तो बिल्कुल करना पड़ेगा। कुछ फैमिलीज में होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, सबसे बुरी सजा कौन सी लगती है आपको, उम्र कैद की सजा या सजाए मौत? सजाए मौत बेसिकली उस शख्स के लिए तो सजा नहीं है जो मर जाता है, वो तो आजाद हो जाता है। दुनिया में जिंदगी गुजारना भी कोई आसान काम नहीं है। तो आई थिंक उम्र कैद की जो सजा है वो बहुत ज्यादा ही वो है कि आदमी एड़ियां रगड़ रगड़ के मरता है, मरता तो तब भी है। तो आई थिंक मौत की जो सजा है वो तो सबसे बड़ी सजा है, मतलब है तो वो हाईएस्ट ऑफ द पनिशमेंट्स। लेकिन आजकल इस दुनिया में, इस मुल्क में इतनी आसान हो गई है कि वो जो खुदकश हमला आवर है वो अपनी सजा खुद ही तजवीज करके आता है। वो खुद जैकेट पहन के आता है और ठग करके चलाता है, और वो खुद भी मर जाता है और साथ इतने बंदों को मार जाता है। बल्कि एक दफा तो मैंने कहा था, जोक भी था, कि वो जो खुदकश हमला आवर था उसने अपने मौलवी को कहा, उसने कहा मौलवी साहब थोड़ा बारूद कम भरा करो,
मैं तो जन्नत से काफी आगे निकल गया। सर, जो कैदियों का ड्रेस होता है अंग्रेजों के जमाने से सेम कलर चला आ रहा है और आज भी उसी कलर के कैदी नजर आते हैं, उसी कलर के ड्रेसेस में। हमने अंग्रेजों की बहुत सी चीजें जो है बदली नहीं है। आप अगर छोटे शहरों में चले जाएं तो रेलवे स्टेशनों के ऊपर बहुत सी चीजें हैं तो वो वही लगी हुई हैं। तो पता नहीं इनको समझ नहीं आई, किसी टेक्सटाइल वाले को कहते तो नया दे देता कोई। तो शुरू से वही कलर के कैदियों के ड्रेसेस चल रहे हैं, व्हाइट और ब्लैक ब्लैक लाइन। वो फिल्मों में ज्यादा दिखाते हैं, मैंने जेल में वैसे कम देखा है। मैं जाता रहता हूँ जेल में, वो खद्दड़ के सफेद कपड़े होते हैं इनके। ये कराची सेंट्रल जेल में भी देखे हैं मैंने, और जब मैं हाईकोर्ट का जज था तो मैं वहाँ गया था लड़काना की जेल विजिट करने, और पता है उस दिन 52 डिग्री सेंटीग्रेड थी गर्मी, और मैंने पूरी जेल विजिट की और इतने लोगों को रिलीफ दे के आया, और मुझे फीवर भी था उस दिन, लेकिन दायर उनकी दुआएं लगी होंगी। पीर शबीर था मेरे साथ सुपरिटेंडेंट, वो भी उसको भी गर्मी में घुमाया। और सेशन जज साहब थे उस वहाँ के लड़काना के, खोसो साहब, वो बड़े अच्छे आदमी हैं, बशीर खोसो। अच्छा, बल्कि वो भी बीमार थे उस दिन, तो लेकिन हमने कहा कि अब प्रोग्राम रखा हुआ है तो बीमार ही चलेंगे। और हमने 5-6 घंटे लगाए। क्या फैशन करते हैं? क्या चीज फैशन करते हैं आप? मैं यही काला सूट पहनता हूँ, मेरा यही फैशन है बस। कभी कुछ और ट्राई नहीं किया? करना चाहिए था ना, करना चाहिए था। उम्र ही गुजर गई। उम्र गुजर गई। कभी नहीं? जवानी में सबसे ज्यादा क्या आपको पसंद था? ड्रेसिंग क्या करना? नहीं, पैंट कमीज ही पहनता था और वही पहनता आया हूँ। हाँ। हाँ। तैयार होने में कौन ज्यादा वक्त लगाता है, मर्द या औरत? औरतों को तो जाहिर है मतलब काफी वक्त लगता है, लेकिन आजकल सुना है मर्द भी काफी देर लगाते हैं। आजकल उनको भी पता है ये फेशियल मर्दों के भी निकल आए हैं, और ये जो ब्यूटी पार्लरों वाले वो मर्दों से भी सुना है नोट कमा रहे हैं। अच्छा, वो भी समझ रहे हैं कि मतलब वो फेशियल करके खूबसूरत हो जाएंगे। कभी मीडिया के कोई केस आया किसी सिंगर का या किसी एक्ट्रेस का या किसी एक्टर का? आते रहते हैं। सबसे मीडिया वालों के भी आते हैं, वो अपना एग्रीमेंट ब्रेक करके चले जाते हैं, दूसरे में चले जाते हैं। कभी कोई मॉडल का केस किया आपने? मॉडल्स के तो आज से 30 साल पहले भी किया था। जबरदस्त होते रहते हैं। और फैशन शोज देखते होंगे सर आप आजकल के जो टीवी पे चलते हैं हमारे? अच्छा, ये जो ड्रेस पहन के वो जो करते हैं, कैटवॉक देखते होंगे? कैटवॉक देख लेते हैं। तो आजकल के डिजाइनर्स को क्या लगता है, आपको जेल भिजवाना चाहिए जिस तरह के ड्रेसेस बना रहे हैं? नहीं, अच्छा कर रहे हैं वो, कपड़े की किफायत शारी कर रहे हैं, तो अच्छा है कि थोड़े कपड़े में लिबास बन जाता है। तो आपको नहीं लगता उन्हें जेल भिजवाना चाहिए? नहीं, वो बड़ी मेहनत करके आपको कपड़ा बिछा के दे रहे हैं। कभी कोई आपको तो ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये इंड्यूसमेंट दे रहे हैं कि आप कपड़े पहन भी ले और नहीं भी पहने, तो ये लिबास हो जाता है। कभी कोई डिजाइनर का केस नहीं आया सर? किसी मॉडल का है, किसी डिजाइनर का केस? नहीं, डिजाइनर का है मेरे पास केस, जो सबसे बड़ी कराची की डिजाइनर है, लेकिन वो प्रॉपर्टी का है। अच्छा। इससे रिलेटेड नहीं है। कुछ डिजाइनर थे जिनका मर्डर हुआ है। हाँ, वो केस के बारे में क्या कहेंगे? पता नहीं, अब तो वो शायद बेल भी हो गई है, कोई एक्विट भी हो गया केस। बस अल्लाह ताला रहम करे। वो जो बाद में उसमें स्टोरी पता चली थी, दोनों तरफ से ही था, वो कहते हैं दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई। थैंक यू सो मच सर फॉर माय प्लेजर। थैंक यू। और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा मेरी अदालत। तो इसी तरह खुश रहिएगा और मिलते हैं अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।